नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और रक्तदान अमृत महोत्सव के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, आज हम जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो हम दूरदर्शन के माध्यम से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं जन्मदिन की, और उसी के विशेष उपलक्ष्य में आज का जो कार्यक्रम है रक्तदान अमृत महोत्सव भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। और विषय बहुत खास है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति ये कहती है कि दान का बड़ा महत्व होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उसमें सबसे महादान की, तो रक्तदान महादान कहा जाता है। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान हैं, एक्सपर्ट हैं। मैं आपका परिचय करवाना चाहती हूँ आपसे। हमारे बीच में हैं डॉक्टर आमिर फैजल खान, जो कि क्लिनिकल रिसर्च हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में, और इसी के साथ में हमारे बीच में है आदर्श मिश्रा जी, जो कि सहयोग एनजीओ में काम करते हैं। आप दोनों का ही स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। और सर, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं डॉक्टर आमिर सर कि जब हम दान की बात करते हैं तो रक्तदान महादान हमेशा कहा जाता है। तो रक्तदान महादान क्यों कहा जाता है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। आपको बताना चाहूँगा मैडम कि मैं क्लिनिकल रिसर्च फिजिशियन हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, ब्लड डोनेशन या रक्तदान, खून का अतिया, अगर उसको हम दूसरी भाषा में कहें तो बहुत ज़रूरी इसलिए है कि बीइंग ए मेडिकल और एक जनरल पब्लिक को मैं अवेयर करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उससे हम एक ज़रूरत पड़ने पे किसी की लाइफ दे सकते हैं, किसी को लाइफ बचा सकते हैं, किसी को दोबारा से हम जीवित कर सकते हैं। क्योंकि जीवन दान देना केवल और केवल भगवान के या गॉड के या जो भी आप मानते हैं, जिसमें भी आपकी मान्यता है, वो उसमें होता है। लेकिन जब उस पर कोई 11th आवर या 0 आवर आ जाता है, जो डेथ एंड लाइफ के बीच में पेंडुलम लटक रहा होता है, तो उस समय उसको ब्लड दे करके हम दोबारा से जीवन दान दे सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है रक्तदान, इस महादान। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने ये बात बोली है, क्योंकि आप बहुत करीब से देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को हारता हुआ नज़र आता है और कमी होती है उस रक्त की, और जब वो कोई दान दे देता है तो उसको वाकई महादान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उसके जीवन को एक नया दान मिला होता है, एक नई ज़िंदगी मिली होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपने इस बात को पेश किया है। और इसी के साथ में आदर्श, आप एक एनजीओ चलाते हैं जिसमें आपने रक्तदान को लेकर बहुत सारा काम किया है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि रक्तदान करना ज़रूरी क्यों है, और आपको क्यों लगा कि हम इसी क्षेत्र में आपका एनजीओ काम करे? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक ऐसी चीज़ जिससे हम किसी की मदद कर पाएँ, तो वो हमें आगे आकर के करना चाहिए। बेसिकली हमने जब कोविड की सेकेंड वेव थी, उस टाइम पे हमने लोगों का दर्द अपने आँखों से देखा, महसूस किया, और हमें ये समझ में आया कि ये रक्तदान एक ऐसा मुद्दा है जो अभी भी कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में लोग उसको उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हमें आगे आना चाहिए। और हमारा जो समूह है उसमें अधिकतर युवा जुड़े हुए हैं, तो स्पेशली देश के जो युवा हैं उनको इस चीज़ को आगे लेकर के जाना चाहिए। और जो लोगों में कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं रक्तदान को लेकर के, उन भ्रांतियों के लिए भी हम लोगों ने काम करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की। हमने काफ़ी सारे युवाओं को जोड़ा, उन्हीं युवाओं का एक ग्रुप बनाया जिसके द्वारा हमारे पास कहीं ना कहीं से जो भी रिक्वायरमेंट आती है वो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले वेरीफाई करते हैं कि हाँ, जो ज़रूरत है वो जिन्यून है कि नहीं, और उसके बाद हम सबसे दूसरी चीज़ वेरीफाई करते हैं कि जहाँ से ज़रूरत आ रही उनने खुद से स्वैच्छिक उनकी फैमिली से रक्तदान हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर किसी की फैमिली से कोई ऐसा है कि एलिजिबल है लेकिन वो रक्तदान करने से डर रहा है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम कैसे भी करके उन्हें कन्विंस करें कि वो अपने परिवार के लिए रक्तदान करें, आगे आएँ। और फिर उसके बाद अगर हमें लगता है कि उधर से भी हो चुका है, फिर उसके बाद ऐसे लोग जो रक्तदान करते हैं, जो रक्तदान करने के लिए इच्छुक हैं, उनसे हम कांटेक्ट करके उनका कोऑर्डिनेशन कराते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी तरीके से आपका जो एनजीओ है वो काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात आपने ये बोली है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आपके एनजीओ में हैं जो आगे बढ़ चढ़ के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये बहुत ही काबिले तारीफ़ है। डॉक्टर आमिर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली क्राइटेरिया, क्योंकि जब हम रक्तदान की बात करते हैं तो कई सारे लोग उस चीज़ को लेकर डर भी जाते हैं। तो बेसिक जो क्राइटेरिया होता है रक्तदान करने का, कौन एलिजिबल होता है, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। एज ए क्लिनिकल फिजिशियन, और जो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में बैठ के, और मैं जिस मंत्रालय से आता हूँ उसके बिहाफ पर, क्योंकि मध्य प्रदेश मेरे ही प्रभार में आता है, मैं थोड़ा सा 2 कदम पीछे जाना चाहूँगा कि जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का 72 बर्थ डेट है,
और बर्थडे है उनका। हम आपकी तरफ से भी और तमाम मध्य प्रदेश की तरफ से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस आज के दिन को जो टाइटल हमको प्रोटोकॉल के तहत मंत्रालय से मिला है वो सेवा दिवस के रूप में मिला था, और इसको सेवा दिवस को बढ़ाते हुए सेवा पखवाड़ा जो हमारे पास प्रोग्राम्स हमें गाइड किए गए वो हमको अरेंज करना है। और इसमें एक मेन टॉपिक उन्होंने दिया है स्वास्थ्य जागरूकता। स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए मैं अब आपके जो इनके माध्यम से सेवा समूह जो काम कर रहा है ब्लड डोनेशन के ऊपर आता हूँ। ब्लड डोनेशन में वाकई बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं, उसके बावजूद अभी बहुत ज़्यादा कमी है, खास कर से हमारे रूरल एरियाज़ में। मैं अगर दूरदर्शन के मैं बहुत आभारी हूँ कि इतना ज्वलंत मुद्दा और बर्निंग टॉपिक को आप समय दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है आपके माध्यम, क्योंकि आपको रूरल एरिया में प्रदेश के देश के सुना जाता है। पेड चैनल्स को तो लोग शायद नहीं सुन पाते हों, लेकिन आपको सुना जाता है, आप बहुत दूर तक देखे जाते हैं। रूरल एरिया जो है हमारा, अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें लाइफ सेविंग या उस पॉइंट तक आने में जहाँ ब्लड अवेलेबल हो सकता है वहाँ तक आने में इतना समय हो जाएगा, और अक्सर ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को, जिस एज में ये सेवा समूह काम कर रहा है, उस युवा पीढ़ी को, या जो बच्चा हमारा 12th क्लास में है, बेसिकली ए पर्सन जो 50 साल की एज तक है डिजीज़ फ्री है, उसको कोई डिजीज़ नहीं है, कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग या HIV नहीं है, उसको हेपेटाइटिस नहीं है, उसको कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, वो आदमी अपना ब्लड दे सकता है। और ये मात्र 15 दिन में, मैं जनता को अपनी तरफ से बीइंग ए डॉक्टर में ये जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि जो ब्लड आप एक यूनिट डोनेट करते हो वो आपका मात्र 15 दिन में पूरा हो जाता है, यदि आप स्वस्थ हैं, आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो ये ब्लड दान बहुत ज़रूरी होता है, और हमको चाहिए कि हम रूरल पॉकेट्स में इस रिज़र्व बैंक को स्थापित करें, ब्लड बैंक को, जहाँ रिजर्वॉयर हमारा रहे कि PHCs तक आने में या बड़े हॉस्पिटल तक आने में या शहर की भीड़ में आने में उसको कम से कम लाइफ के लिए एक यूनिट मिल जाए जिससे उसकी लाइफ बच सके। भले वो बड़े साइंटिफिक उसमें आ रहा हो, एम्स में आ रहा हो, गांधी मेडिकल कॉलेज में आ रहा हो, यहाँ 1250 हैं, और भी जितने सरकारी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज हैं। होता क्या है कि वहाँ पर हमारे रिजर्वायर नहीं होते रूरल एरियाज में, तो आदमी को सिंपली PHC से रेफ़र कर दिया जाता है कि भाई आप हमीदिया ले जाइए या गांधी मेडिकल कॉलेज ले जाइए। अब वो वहाँ से चलता है। इसलिए इन लोगों का बहुत बड़ा, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इनका बहुत बड़ा योगदान है, और यंग जो जनरेशन है उसको हमें काफ़ी प्रेरित करना पड़ेगा, भले उसके लिए हमको नुक्कड़ नाटक अरेंज करना पड़े। बिल्कुल। यहाँ पे जो आपने बातचीत में बोला कि नुक्कड़ नाटक अरेंज करना पड़ेगा, तो मैं आदर्श आपसे जानना चाहती हूँ कि जब आप लोगों को जागरूक करते हैं तो आप क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? क्योंकि जैसे सर ने तो बोला नुक्कड़ नाटक करना चाहिए, लेकिन आप अपनी तरफ से किस तरीके से लोगों को जागरूक करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान जैसे महादान से जुड़ सकें? मैडम, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने एक सीरीज़ चालू की है, रक्तवीर। तो जो भी डोनर्स हैं जिनसे हम डोनेट करते हैं, तो हम उनका एक फ्रेम बना करके हम सारे लोग सोशल मीडिया में उसे प्रसारित करते हैं, जो हमारे पेज हैं उनके थ्रू, और उसके अलावा हम सभी लोग स्टेटस में पुट करते हैं। और कोई भी ऐसा केस होता है जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव केस हो, या जहाँ जो इमोशनल केस हो, जो लोगों से जिससे लोग टच हो पाए, तो उन केसेस में कुछ बाइट्स लेकर के, कुछ रिकॉर्डिंग्स लेकर के उन्हें भी प्रसारित करते हैं, ताकि लोग उनके आएँ, ताकि लोग उससे प्रभावित होकर के रक्तदान के लिए आगे आएँ। और उसके अलावा हमारे जो ऐसे रक्तवीर हैं जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो हर रेगुलर 3 महीने में डोनेट करते हैं, तो उनने पिछले 1 साल में या पिछले 2 साल में कितने रक्तदान किए हैं, तो ऐसे लोगों की जो बाइट्स हैं वो भी हम शेयर करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे भी रक्तवीर हैं जो अपने पिछले 10-12 सालों में लगभग 30-35 बार, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40-50 बार भी रक्तदान कर चुके हैं। तो उनको दिखा करके हम ये दिखाते हैं कि रक्तदान करने के बाद भी ये वैसे ही फिट एंड फाइन है। तो रक्तदान करने से कुछ वीकनेस आती है, कुछ होता है, वो चीज़ आप निकाल दीजिए दिमाग से। अच्छा डॉक्टर आमिर, यहाँ पे बहुत अच्छी बात इन्होंने ये बोली है कि साल भर में कितनी बार करते हैं। तो ये बताइए कि एक बार कोई व्यक्ति जो ब्लड डोनेशन कर रहा है, उसके बाद में उस डोनर को कितना समय अंतराल रखना चाहिए अगली बार जब वो डोनेट करता है? मिनिमम आइडियल जो है वो, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है
तो 4 वीक्स का डिफरेंस रखना चाहिए, वरना 6 वीक्स रखना चाहिए नॉर्मल अगर वो कर रहा है। लेकिन मान लीजिए किसी ने आज ब्लड डोनेट किया और अचानक उसके किसी निकट संबंधी को 4 हफ्ते के बाद फिर ज़रूरत पड़ जाती तो वो दे सकता है। बिल्कुल, भ्रांतियां हर चीज़ को लेकर होती हैं और ज़्यादातर जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसमें भ्रांतियां ना जुड़ें तो ऐसा संभव नहीं है। तो रक्तदान को लेकर भी मुझे लगता है डॉक्टर आमिर कि कई सारी भ्रांतियां जुड़ी होंगी, क्योंकि आप वर्षों से इस चीज़ से जूझ रहे हैं, लोगों को डील करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बेसिक भ्रांतियाँ क्या हैं जो लोग आपके पास आते हैं, आपको लगता है कि लोग इसको लेकर संजो कर बैठे हैं? सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन है आम जनता को, जो डोनेट करने से झिझकता है, उसकी झिझक ये है कि भाई कमज़ोरी आ जाएगी। बिल्कुल। और इस कमज़ोरी को बताने के लिए हम उनको उनका लेवल देखिए, ऑन एन एवरेज 7.50 7.5 लीटर से लेके 12 लीटर तक ब्लड होना चाहिए एक हेल्दी इंसान में, जिसकी हाइट एवरेज 6 फीट है, वो हेल्दी है, डिजीज़ फ्री है, यंग है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि मेरा वज़न कम है या मैं अभी किसी बीमारी से उठा हूँ, तो ठीक है, वो वीक हो सकता है। लेकिन उनको एक ये ब्लड के बारे में शुरू से मैं बहुत ही विनम्रता से ही कहना चाहूँगा कि इस मामले में हमको किसी न किसी तरह कुछ धर्म गुरुओं की भी प्रेरणा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा श्रमदान है। ये जनरल पब्लिक को वो अगर मोटिवेट करेंगे तो लोग ज़्यादा प्रेरित होंगे। और फिर मैं वही कहूँगा कि कॉलेज का वो समूह, ख़ासकर से हमारी महिलाएं जो फीमेल्स हैं, मेरी सिस्टर्स एंड मदर्स, उनको एक ये रहता है कि माहवारी मेंसेस में जो ब्लड हमारा निकल रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो हमारी बॉडी में कम। हाँ बिल्कुल, यदि आप खाना प्रॉपर वे से नहीं ले रहे हैं, पोषण आहार को नहीं ले रहे हैं, समय पर अपनी भोजन प्रक्रिया को नहीं बदल पा रहे हैं, या खान पान की जो प्रक्रिया है जो आजकल फास्ट फूड का बच्चों में हम चलन देख रहे हैं, अगर वो नहीं ले पा रहे हैं, पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका कमजोरी आएगी और आपको ब्लड की कमी पड़ेगी। अदरवाइज देयर इज नथिंग टू डू विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, उससे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। माहवारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ में हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं भोपाल से। हम आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में, प्रश्न कीजिए। जी हाँ प्रदीप जी, आप प्रश्न कर सकते हैं। प्रदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। जी हाँ बताइए। मैं डॉक्टर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी कि सबसे पहले आपको बधाई हो, आपने इतना अच्छा टॉपिक आज लिया अपने लाइव फोन इन प्रोग्राम में। थैंक यू। मैं डॉक्टर से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने अभी तक अपने सर्वे में या अभी तक अपनी सर्विसेज में किस ब्लड ग्रुप के लोगों को बहुत आयात में या मेजॉरिटी में पाया है, और ऐसे कौन से ब्लड ग्रुप है जो शॉर्टेज रहती है जिनकी, जैसे ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होते हैं ना कैटेगरीज में, तो सबसे ज्यादा किस ब्लड ग्रुप के लोग इनके सर्वे में पाए गए? मार्केट में किन लोगों की संख्या ज्यादा होती है, ब्लड ग्रुप की शॉर्टेज ज्यादा होती है? जी जी जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है आम जानकारी के लिए। मिस्टर प्रदीप है ये। हाँ प्रदीप सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, ए पॉजिटिव ए ग्रुप जो है और बी, ये दोनों ही लगभग कॉमन है, जिसमें ए बहुतायत से पाया जाता है हमारे प्रांत में, और ओ ग्रुप जो है थोड़ा सा उसकी शॉर्टेज रहती है। लेकिन हम उसको, जब आप रक्तदान करते हैं और ब्लड बैंक के लिए हमको रेफरल स्लिप मिलती है ऑथेंटिक डॉक्टर से, जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पूरा कराया जाता है। ये शायद आप टारगेटेड ऑडियंस को या टारगेटेड जनता को टारगेट कर रहे हो। मैं इस सवाल का लेना देना, और मैं नहीं समझ पा रहा कि इसका हेल्थ से कोई लेना देना है या ब्लड से, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन रिजर्वायर के तौर पर ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ में मैं आदर्श जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका जिस तरीके से एनजीओ काम करता है, इतने सारे युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है? आप तक कैसे पहुँचते हैं और आप उन तक कैसे पहुँचाते हैं ब्लड? लोगों का क्या है कि हमारे काफ़ी सारे वॉलंटियर हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, कुछ भोपाल के हैं, कुछ इंदौर के हैं, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग हमारे वॉलंटियर्स हैं, और उन लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं रक्तदान के क्षेत्र से, जो स्वैच्छिक रक्तदान भी करते हैं और लोगों से भी करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं से जब भी उन्हें लोगों को रिक्वायरमेंट होती है तो वो लीड्स जुटाने में जुड़ते हैं,
कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं। तो उन्हें कई बार हॉस्पिटल्स में भी कई बार ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं कि ये संस्था है जो रेगुलर ज़रूरतमंदों की मदद कर देती है, तो वो नंबर दे देते हैं। या कई बार वो ब्लड बैंक्स के पास जाते हैं और ब्लड बैंक्स वाले भी उन्हें लीड्स दे देते हैं कि आप इनसे मदद मांगिए, ये आपकी मदद कर देंगे। और कई बार सोशल मीडिया के थ्रू भी वो कॉन्टैक्ट्स निकाल लेते हैं और इस तरह से लोग हमसे आकर के जुड़ते हैं और हमें डिटेल्स भेजते हैं अपने केस की। बिल्कुल। डॉक्टर आमिर, एक चिंता का विषय मेरा यहाँ पर ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि जो समूह में ब्लड डोनेट किया जाता है तो सबसे ज़्यादा अगर उस पर बातचीत की जाए तो उसके मिसयूज़ को कैसे बचाया जाए, क्योंकि वो भी एक मुझे लगता है चिंता का विषय है। एक तरफ हम जागरूक तो कर रहे हैं लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए भी हमारे पास मिसयूज़ ना हो, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है डॉक्टर आमिर आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैम, आपने बहुत ही रियली, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, बड़ा खूबसूरत सवाल कर दिया आपने और इस मुद्दे को आपने उठाया। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा फोकस होकर के ऑडियंस मेरे सुने। प्रेरणा एक अलग चीज़ होती है। आप किसी को प्रेरणा दे दीजिए समूह में तो वो एक भीड़ चाल या भेड़ चाल हो जाती है, लेकिन किसी को उसके लिए मोटिवेट करना, प्रेरित करना, उसको प्राण प्रतिष्ठित करना कि किसी काम को आप पूजनीय स्तर पर ले जाके करें, ब्लड डोनेशन वो चीज़ है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इसकी सैंक्टिटी को किसी इस तरह से आप लीजिए कि कोई आप धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आप किसी के लिए भगवान बनने जा रहे हैं, दान दाता बन रहे हैं, लाइफ के जीवन दान दे रहे हैं। तो मिसयूज़ करने के लिए जब तक हम प्रेरित करेंगे लोगों को या समूह में ले जाएंगे तो वो तो भीड़ चाल होगी, वो अपना देगा, वापस आ जाएगा। वो नेक्स्ट टाइम के लिए हमारे पास नेक्स्ट वॉलेंटियर जो मन से और आत्मा से जो आता है वो आपके पास स्पिरिचुअलिटी में वो नहीं लाएगा, वो रियल लाइफ में नहीं अवतरित हो पाएगा। तो इसलिए भीड़ तंत्र का हिस्सा ना बन करके जब ज़रूरत हो उस समय ब्लड को फ़ौरन उसकी कॉल को रिस्पॉन्ड कीजिए। और रिस्पॉन्ड करने के बाद मैं एक आग्रह करूँगा डोनर से कि आप अपना जहाँ भी ब्लड दे रहे हैं वहाँ से किसी पर्सनल रिलेशन में दे रहे हैं या किसी के नोन को दे रहे हैं तो खैर कोई बात नहीं, वो तो आपने दान दे दिया। अदरवाइज़ अगर कहीं आप हॉस्पिटल में या कहीं कैंप में डोनेट कर रहे हैं तो उसके लिए अपना एक कार्ड ज़रूर लीजिए और सर्टिफिकेट होता है उसी कार्ड पर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको निकट भविष्य में अगर या किसी को इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो आप उसको फिर से डोनेट कर सकें, आपका ब्लड वेस्ट ना हो। एक एक बूंद हमारे लिए बहुत कीमती है। ये बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, क्योंकि जब हम दान करते हैं किसी भी चीज़ को तो हमारी भावनाएं उससे जुड़ी होती हैं। तो उसी तरीके से जब हम रक्तदान कर रहे हैं तो उसी भावना के साथ में करिए कि उसका हमें मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति विशेष तक पहुंच जाना चाहिए जिस मकसद से हम उस रक्त को दान कर रहे हैं। यहाँ पे आदर्श जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने अभी तक कितने लोगों की सहायता करी है? आपके जो पूरा एक NGO है उसमें आप लोग काम कर रहे हैं, तो अभी तक कितने लोगों की आप सहायता कर चुके हैं? मैडम, हम लोग लास्ट ईयर अप्रैल के आखिरी वीक में एक्टिव हुए थे जब सेकेंड वेव एकदम पीक में थी। तो उस टाइम पे हमने प्लाज्मा के लिए काम किया, लेकिन काफ़ी बार ब्लड्स के भी केसेस आते थे। लेकिन जब सेकेंड वेव का जब पीक उतर गया उसके बाद हमने फोकसली केवल ब्लड के लिए काम किया। तो लगभग हमने 1500 केसेस सुलझाए होंगे ऑन एन एवरेज। 1500 केसेस तो होंगे लगभग जो हमने सुलझाए होंगे, जिसमें कई मैक्सिमम केसेस में हमारे वॉलंटियर्स ने ब्लड डोनेट किया है और वो काफ़ी सारे केसेस में हमने इधर उधर से इन्फॉर्मेशन जुटा करके या डेटा कलेक्ट करके डायरेक्ट डोनर से बातचीत करके उन्हें कन्विंस करके डोनेशन करवाया है। बहुत बढ़िया। और मुझे लग रहा है कि जो तमाम लोगों को मदद मिली होगी वाकई जो दुआओं के रूप में जो मिली होगी वो उसका तो हम व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं शब्दों में। और यहाँ पे डॉक्टर आमिर में एक मेरा चिंता का विषय एक और आ जाता है कि जब हम बात करते हैं ब्लड डोनेशन की तो लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि हम सरकारी ब्लड बैंक में जाकर करें, जाके डोनेट, या जो हमारे जो समूह में चल रहे हैं वहाँ जाके करें। तो जो लोग समूह में करवा रहे होते हैं उन्हें, जो लोग करवा रहे हैं विशेषकर, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? शायद आपका फोकस ऑर्गेनाइजर टीम से है। यस, बिल्कुल। आजकल मैं माफ़ी के साथ मैं जिम्मेदारी से भी, और मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, हॉस्पिटल में बैठता हूँ, तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, कोई भी नेता हैं उनका जन्म दिवस आता है या लोकल पार्षद का है, वो इसको एक फैशनेबल चीज़ कर लिया गया है कि भाई ब्लड डोनेशन करा देते हैं। उसमें जो जनता जो कराता है वो शायद तालमेल नहीं बिठा पाता रिस्पॉन्सिबल रीज़नेबल लोगों से ब्लड को लेना, और ऐसे ही यूं ही आप समझ रहे हैं कि पैक करके भर लेंगे,
उसकी एक बाकायदा शेल्फ लाइफ होती है, उसको एक ख़ास टेम्परेचर पे मेंटेन करना होता है, एसेप्टिक टेक्निक से उसको लेना होता है, और उस पेशेंट को लगभग हम 10 से 12 मिनट देते हैं, उसको लिटालते हैं कि हम उसको पेशेंट बोला मैंने, जिसने डोनर को हम उसको 15 मिनट वॉच करते हैं कि भाई उसको किसी तरह का कोई मेंटल फिज़िकल कोई आघात तो नहीं हो रहा, उसकी स्पिरिचुअल उसकी कंडीशन ठीक है, तब हम उसको रिलीव करते हैं कि भाई आप ये अपना सर्टिफिकेट लीजिए, एक जूस पीजिए थोड़ा सा या बिस्किट खाइए और उसके बाद जाइए, ताकि वो फिर से वापस अपने उस अनावरण में आ जाए। ब्लड बड़ा नेचुरल चीज़ है कि ब्लड जब आप देते हो तो एक नेचुरल, हमने हज़ारों लोगों में महसूस किया कि एक भले परिवार का हिस्सा हो तो उनमें एक नेचुरल फील आती है और नेचुरल एक अजीब सा उनका आवरण बदल जाता है। वो समझते हैं कि पता नहीं हम अपने हिस्से में से कुछ दे रहे हैं। बहुत बड़ी फीलिंग आती है। मैंने देखा है कि लोगों को पसीने आते हैं या वो रिलैक्स लेटे होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल आपका सवाल था कि ऑर्गेनाइजर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डोनर्स आ रहे हैं वो एटलीस्ट कम से कम, जब आप समूह में बुला रहे हैं तो वो पहले साफ़ सुथरे हों। आपके जो फ्री फ्लोइंग वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया हैं जो आपकी त्वचा पे, जैसे आजकल मॉइस्चर है, बहुत सारे परजीवी बारिश से बचने के लिए आपकी बॉडी पर अपने आप चढ़ते हैं, इसलिए स्किन डिजीज़ और स्किन इन्फेक्शन बढ़ता है इस दौर में। तो कम से कम आप ऊपर से कुछ नहीं कर रहे तो आप उसको एक कार्बोलिक सोप से या लाइफबॉय सोप से कम अपने को धो लीजिए। बाकी तो सब हम करते हैं जो आप जब लेने आते हो, लेकिन उसके लिए टेक्निकल टीम का होना बहुत ज़रूरी है। यूं ही आप नहीं ले सकते। किसी भी रीज़नेबल और रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर टेक्नीशियंस का होना ज़रूरी है और उनके पास वो फ्रीज़र होने चाहिए, वो स्टोरेज होना चाहिए जिसमें वो बॉक्स को, और उनके पास वो बैग होने चाहिए जो नीट एंड क्लीन हो, ताकि ब्लड को दोबारा डिस्कार्ड ना करना पड़े। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो ब्लड बैंक में जो स्टोरेज है, जब हम उस ब्लड को क्रॉस चेक करते हैं, मान लीजिए डिमांड आती है, जब हम उसको देते हैं तो दोबारा फिर चेक किया जाता है और उसमें हम पाते हैं कि कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सब समूह में करने से ऐसा भी होता है। वो मिसयूज़ भी हम बोल सकते हैं कि मिसयूज़ ही हुआ है। बिल्कुल। आदर्श जी, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि जो तमाम दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी चाहेंगे कि आपसे मदद कभी ज़रूरत पड़े, हम चाहेंगे कि नहीं पड़े, लेकिन फिर भी अगर पड़ती है तो वो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो इन सभी पे हमारा ग्रुप है सहयोग समूह। उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी हम लोग एक्टिव हैं। हमारे काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं जो हमारे समूह में भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल भी काम करते हैं या और भी 2-3 समूहों से और जुड़े हुए हैं। लेकिन सबका ध्येय केवल एक ही है कि रक्त की ज़रूरत अगर पड़े तो अगर जिसे ज़रूरत है उसे मिलना चाहिए। तो इन सभी लोगों के थ्रू वो कर सकते हैं। नहीं तो सहयोग समूह तो एक्टिव है ही पूरे एमपी में, कहीं पे भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। बिल्कुल। डॉक्टर आमिर सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रक्तदान महादान तो हमने बोल ही दिया है, लेकिन हम संक्षेप में चाहेंगे कि आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। दर्शकों, मेरी आपसे एक बहुत ही विनम्रता से अपील है कि आप भगवान तो नहीं है, लेकिन आप रक्तदान देके जीवन दान देते हैं तो भगवान बन जाते हैं। अगर भगवान नहीं अपने को समझ पा रहे तो कम से कम अपने को फरिश्ते मान लीजिए, क्योंकि खून के रिश्ते फरिश्ते ही लाते हैं। रक्तदान दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने करी। और यहाँ पे हमारे बीच में बातचीत करने के लिए डॉक्टर आमिर फैजल खान थे और इसी के साथ में आदर्श मिश्रा थे सहयोग NGO से। आप दोनों यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज हमने चर्चा करी थी रक्तदान अमृत महोत्सव पे, और मैं एक बार फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जन्मदिन की पूरी दूरदर्शन की टीम की तरफ से। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।